हरियाणा तो ठीक ठाक है आपका, चूंकि चुनाव का मामला है, महाराष्ट्र से भी है, उत्तराखंड से, हिमाचल से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से एक है, मतलब से एक है। हाँ एक है। तो ये जो इम्बैलेंस है वेस्ट बंगाल से है ही नहीं, पश्चिम बंगाल राजस्थान से भी एक है, राजस्थान से एक है, 25 का 25 उन्होंने दिया, एक उन्होंने राज्य मंत्री दिया आपने। ये जो इम्बैलेंसेस है इसको लेकर के आपको क्या लगता है, इम्बैलेंसेस पूरी होगी? ये मेरा सवाल विजय जी से भी होगा जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से जैसा उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया है उसमें साफ ये लग रहा है कि आगे भी इसका एक्सपेंशन होगा और सभी स्टेट्स को मिलेगी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन जैसा उन्होंने एक एक दिया है तो उन्होंने देखा है कि यहाँ पे तालमेल का जो उनका, जैसे राजस्थान से है, तो मैं कहना चाहूंगी कि वसुंधरा जी का स्वयं में भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और पूरी तरह से वो जैसे एमपी है, उन्होंने कमेटियां इस तरीके की बनाई हैं कि उन कमेटी के माध्यम से वो उनसे बहुत अधिक काम ले सके। जैसा कि उन्होंने कहा ऑफिसर्स में, ये 10 सूत्री कार्यक्रम में भी उन्होंने बोला है कि नतीजों के लिए ऑफिसर जिम्मेवार रहें। और ब्यूरोक्रेसी है भी यही कि देखिए, ब्यूरोक्रेसी अल्टीमेट देश को चलाती है। मैंने तो जो देखा अपने इसमें जीवन काल में यही देख रही हूं मैं कि अल्टीमेट चलाती है। ये तो घुड़सवार पे है कि वो घोड़े की सवारी कैसी करता है, तो किस तरीके से वो ब्यूरोक्रेसी से काम ले सकते हैं, एक अपना विश्वास दे सकते हैं। माने आप सारा समय ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये वो अविश्वास में बिता देंगे तो देश का समय बर्बाद होगा। अगर आप विश्वास करके चलेंगे ब्यूरोक्रेट्स पे और कहेंगे कि हाँ हमें आप में पूरा भरोसा है, हम आपको इधर उधर नहीं हिलाने वाले, आप बैठ के तरीके से काम करिए, तो मुझे लगता है देश बहुत अच्छी तरह से चलेगा। उन्हें फ्री हैंड मिलेगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं फ्री हैंड दूंगा, और ये इसी में यही दर्शाता है कि फिर जिम्मेवारी भी होगी आपकी। ये नहीं कि मैंने आपको फ्री हैंड तो दे दिया और जिम्मेवार आप नहीं हो रहे। तो मुझे ये सारे जो उनके बनाए हुए हैं उसमें मुझे लग रहा है कि मंत्रालय अगर एक को कम और एक को ज्यादा भी मिला है तो भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। और धीरे धीरे ये देखिएगा आगे जब आने वाला समय होता है, हमेशा एक्सपेंशन और उसकी पूरी संभावनाएं रहती हैं ऑलवेज। नहीं, आपको डॉक्टर साहब लगता है विजय जी कि एक्सपेंशन की संभावना है या बस पैक्ड है? एक्सपेंशन निश्चित रूप से होगा। जिन क्षेत्रों का मैं समझता हूं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, शायद उनको मोदी जी वहां एकोमोडेट करने का प्रयास भी करेंगे, अवश्य करेंगे। और जहां अभी आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी स्वतंत्र होना चाहिए, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा उत्तर प्रदेश के सिलसिले में। उत्तर प्रदेश अक्सर बदनाम रहा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अक्सर बहुत खराब रही है। लेकिन आपको मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय राजनाथ सिंह जी के समय में और माननीय कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जब ब्यूरोक्रेसी को फ्री हैंड दिया गया था जिलों में, कलेक्टर और एसपी को, तो क्राइम रेट बिल्कुल खत्म हो गया था। आधी रात को हमारी महिलाएं, मां बहनें सड़क पर जा सकती थी बिना किसी डर के। यह सिर्फ हो सका था कल्याण सिंह जी और राजनाथ सिंह जी के ही समय में, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को फ्री हैंड दिया गया था। तो ब्यूरोक्रेसी को फ्री हैंड कानून में और व्यवस्था में मिलना चाहिए और फिर उनकी जिम्मेदारी भी वहां होना चाहिए। फ्री हैंड का मतलब तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। फ्री हैंड का मतलब कि राजनेताओं का कोई अंकुश नहीं, कोई दबाव नहीं, उनसे मुक्त होकर काम करें। बिल्कुल डर नहीं, उनका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। रोज के कार्यकलापों में विधायकों को, मंत्रियों का या सांसदों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। क्या लगता है जैसे ऐसा संभव है देश की राजनीति में कि भाई विधायकों का, सांसदों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और सुशासन चलेगा इस तरह से? नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये देश हित में उचित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे फिर मैं एक क्वेश्चन कहूंगा कि आपको यह भी देखना पड़ेगा एज ए मंत्री, एज ए जनता के प्रतिनिधि, जो बिहार में हुआ। अगर आप इस फ्री हैंड की बात करें तो बिहार इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि जहां नीतीश जी ने क्राइम रेट पे तो कंट्रोल कर लिया, जहां कानून व्यवस्था का राज हो गया, सड़कें भी बन गई, लेकिन अल्टीमेटली जब जनप्रतिनिधियों को इग्नोर किया गया और सत्ता पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट्स के इर्द गिर्द घूमने लगी, तो ऐसी व्यवस्था भी स्वस्थ व्यवस्था लोकतंत्र में तो नहीं हो सकती है। हमको यह देखना पड़ेगा कि संतुलन रखना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट वही काम करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, वह निरंकुशवादी ना हो जाए। उस पे अंकुश लगाने का काम जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, जिस तक जनता की आवाज आती है। और उसके लिए महत्वपूर्ण है कि जब से हुआ है दिल्ली में ठिकाना तुम्हारा आजकल, कहीं तुम भूल ना जाना, गांव की गलियों में जाना आजकल,
तो ये जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, जिनको जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, ये दिल्ली के एसी कमरे में रहेंगे जो कांग्रेसियों की आदत हो गई थी, या इनका जनता से संपर्क बना रहेगा, वो देखने की बात। और ये ब्यूरोक्रेट पे अंकुश लगाने का काम करेंगे, या देखना महत्वपूर्ण होगा। नहीं, संध्या जी, आपसे भी सवाल है और डॉक्टर विजय खेरा से सवाल है कि नौकरशाही को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए या उस पर एक अंकुश होना चाहिए, कहीं न कहीं कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। पहले संध्या जी। देखिए, उस पर बहुत पैनी नजर होनी चाहिए, उसकी कोई भी गलती क्षमा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। अगर ब्यूरोक्रेसी कोई गलती करती है तो बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है, लेकिन अगर आप रोज आना ही उनकी बिना बात के उनकी खींचतान करते रहेंगे, काम करने का मौका नहीं देंगे, जिस तरीके से जनप्रतिनिधि एक साइड का कहता है कि आपने ये करना है और देख लीजिएगा मैं यहाँ का ये लगाऊं, और दूसरा आके कहता है देखिए सर आप ये मत कर देना, कोई प्यार से कहता है तो कोई गुस्से से, कोई रोब से। जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा उससे पूछ के देखिए कि उसको कितनी डायरेक्शंस आती हैं, वो बीच में वो अपनी डायरेक्शन ही भूल जाता है। इस वजह से मैं कहना चाहूंगी कि ब्यूरोक्रेसी पे बहुत ज्यादा अंकुश करना अच्छा नहीं है, उन पे नजर रखनी जरूरी है, उन पे ये जरूरी है कि वो ईमानदारी, समझदारी और जिम्मेवारी और देशभक्ति को अपने मन में रखते हुए लोगों के लिए काम करें। ऐसा नहीं करें कि वो कोई अपने हित में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वैसी ब्यूरोक्रेसी को फटाफट बदलना चाहिए। विजय जी। राकेश जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा, हम एक छोटी सी बात बता रहे हैं। माननीय अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने अपने पूरे जिलों का कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही कर दिया था और उनकी आंखें ब्यूरोक्रेट्स ही बन गए थे। ये उनके हारने का सबको मालूम है कारण बना था। अब मैंने ये महसूस किया था, महसूस किया था कि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह काम करने के लिए तो ब्यूरोक्रेसी फ्री होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को की आंखें उनके एमएलए और सांसद ही होना चाहिए। क्षेत्र को उनको अपनी आंखों से देखना चाहिए, यानी सांसद से और चुने हुए विधायकों से। आपके गुजरात मॉडल में मैं प्लस कर रहा हूं, आपके गुजरात मॉडल में ऐसा नहीं है डॉक्टर विजय खेरा जी। वो ब्यूरोक्रेट की आंख से देख रहे हैं और जनप्रतिनिधि बचा रहे हैं। अब गुजरात मॉडल में साहब मैं आपको बता देता हूं, एक संक्षिप्त में 1 सेकंड में बता देता हूं। अगर आप बिजली से शुरू होंगे तो बिजली में जो ज्योति ग्राम योजना उन्होंने चलाई थी, जिसमें आज 100% गांव इलेक्ट्रीफाइड है, सब में बिजली है, 24 घंटे बिजली आती है। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। जो सुजलाम सुफलाम योजना चलाई थी, सारी नदियों को उन्होंने जोड़ दिया। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल है कि जनप्रतिनिधियों को, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान ब्यूरोक्रेसी के द्वारा होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्टेड है, जनता की अपेक्षाएं हैं। साथ साथ जो नौकरशाह हैं, बिल्कुल जरूरी है, जो नौकरशाह हैं उनके साथ भी अपेक्षाएं बिल्कुल जरूरी है। तो मैं वही आपसे गुजरात मॉडल की जो बात कर रहा था जी, वही नब्ज जानते हैं साहब जनता की, जो चुने हुए लोग हैं वही देश की पल्स जानते हैं। उन्हें ही पता है कहां किस चीज की आवश्यकता है, कहां क्या गलत हो रहा है, उन पर खबर पहले आती है और शासन चलाने वालों के पास, एसपी या कलेक्टर के पास उनके बाद आती है। तो वो तो उनकी आंखें होनी ही चाहिए। प्रजातंत्र में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी लीडर है, उसकी आंखें सदा चुने हुए प्रतिनिधि ही होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर विजय खेरा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे तमाम पैनलिस्ट ने आज गवर्नेंस मॉडल जो है मोदी जी का जो मंत्र है, उस पर हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा में हमने पाया कि जो मॉडल है अपेक्षाएं भी हैं, संभावनाएं भी हैं, आप काम करने की चुनौतियां भी हैं और लगता है कुछ बेहतर निकलेगा। सबको पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम दिए थे और नरेंद्र मोदी ने आते ही 10 सूत्री कार्यक्रम दिए। उसमें सब कुछ समाहित है, समाज का विकास और देश का विकास। इन सब के बीच आपको हम एक और, बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, इन सब के बीच आपको एक और जानकारी दे दें कि मोदी जी जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और ऐसी खबरें हैं कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में 25 और मंत्री शामिल हो सकते हैं। पर यह देखने की बात होगी कि मोदी इन्हें नई जिम्मेदारी देते हैं या फिर नियुक्त हो चुके मंत्रियों का बोझ थोड़ा कम करते हैं। कुल मिलाकर मोदी ने अपनी गवर्नेंस प्लान को पटरी पर पूरी तरह से दौड़ाने की तैयारी कर ली है। अब ये प्लान कितना कारगर साबित होगा, इसका जवाब तो समय देगा। तो आज हम इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और 24/7 अब ताजा खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1।
RS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर रोज सुबह 10:30 बजे। देखिए कामरा हर्ब्स श्री RS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर रोज सुबह 10:30 बजे। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए कामरा हर्ब्स श्री RS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर रोज सुबह 10:30 बजे। श्री आपा गीगाનો ઓટલો गुजरात के चोटीला में श्री आपा गीगा के ओटले पर होगा श्री नरेंद्र बापू श्री जीवराज बापू की तिलक विधि और चादर विधि। 250 संत महंतों की उपस्थिति में होगी धर्म सभा और साथ साथ 150 बेटियों की शादी और संत वाणी का कार्यक्रम। आइए आप भी इस पावनकारी पर्व में शामिल हो।